कल जो हमारा लेक्चर हुआ उसमें वी डिस्कस्ड इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। और इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ाने के बाद मैंने आपको कहा था कि हर एक सम में हम कोई नया एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो जो कल हमारा फर्स्ट सम हुआ उसमें हमने वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने सीखा कि किस तरीके से जो कंसाइनर होता है उसके बुक्स में वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर कपिल एंड मिस्टर भारत का सम हमने कल सॉल्व किया था और इस सम में मिस्टर कपिल के बुक्स में जो भी अकाउंटिंग होना चाहिए वो हमारा कल फिनिश हो चुका था। ओके, ये देखो कल हमने ये कैलकुलेशन किया था। और मिस्टर भारत के अकाउंटिंग का मैंने आपको कहा था कि आप खुद करोगे। मिस्टर भारत के बुक्स में जो कपिल अकाउंट और कमीशन अकाउंट बनता है वो मैंने आपको कहा था कि आपको खुद बनाना है। तो बहुत ही सिंपल होता है बेटा, वो देख लो एक बार, मैंने यहाँ पे बना के रखा है। आपने अगर बना लिया होगा घर पे तो एक बार मैच कर लो। इन बुक्स ऑफ भारत कपिल अकाउंट। ओके, यहाँ पे ये जो कपिल अकाउंट रहेगा ना, ये पूरा के पूरा जो कंसाइनर के बुक्स में हमने भारत अकाउंट बनाया है, देखो ये कल बनाया था ना ये अकाउंट, इसका पूरा के पूरा रिवर्स रहेगा। देखो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है 1 लाख, तो कपिल अकाउंट जो कंसाइनी का अकाउंट है वहां पे बिल्स पेएबल होगा क्योंकि अपने को बिल पे करना है। ओके, वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट और जो खर्चा हुआ है कंसाइनमेंट का वो क्रेडिट दिखता है, कमीशन जो है वो क्रेडिट दिखता है, कैश बैलेंस जो है वो क्रेडिट दिखता है। और यहाँ पे ये सब हमारा खर्चा है, कंसाइनी है ना। अभी एजेंट के बुक ऑफ अकाउंट में अगर हम देखें तो ये सब हमारा खर्चा है, तो ये सब डेबिट दिखेगा। देखो कैश हमारा जो खर्चा हुआ है 3,500, कमीशन का 16,000 और जो बैलेंस बचता है वो। ओके, तो सीधा हम जो कंसाइनर के बुक में जो एजेंट का अकाउंट बनाते हैं ना, कंसाइनर के बुक में हमने जो कल एजेंट का अकाउंट बनाया था, ये हमारे एजेंट का अकाउंट है, भारत अकाउंट, भारत हमारा एजेंट है। तो जब हम भारत की अकाउंटिंग करेंगे, जब हम भारत की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, एजेंट की बुक में अकाउंटिंग करेंगे, तो वहां पे जो कपिल अकाउंट रहेगा, कंसाइनर अकाउंट रहेगा, वो पूरा उल्टा बनाना है। एकदम सिंपल है, डायरेक्टली उसको उल्टा बनाना है। जो एंट्रीज क्रेडिट में है वो डेबिट करनी है, जो एंट्रीज डेबिट में है वो क्रेडिट करनी है। ओके, तो अगर ये हो चुका होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या तो फिर देख लीजिए, चेक कर लीजिए जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। इसका हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, एक बार इसको कॉपी कर लो अपने बुक्स में, आंसर्स देख लो वही आने वाले हैं। नाउ now we will study illustration number 2. Okay, illustration number 2. Mr. Rakesh of Mumbai, okay, sent 2000 tons of coal, 2000 टन कोयला कंसाइनमेंट पे भेजा है मिस्टर राकेश ने मुंबई के। जो कीमत है, 1 टन की कीमत है 300 रुपया, 300 रुपीज पर टन। कंसाइनर मतलब राकेश पेड 10,000 एज कैरेज एंड 8,000 एज वेजेस। कंसाइनी, जो कंसाइनी था, ही स्पेंट 2,000 फॉर एक्सपेंसेस। मिस्टर दीपक रिसीव्ड 10% लेस कोल। मिस्टर दीपक कौन है? कंसाइनी है। मिस्टर दीपक ने 1500 टन कोल 400 पर टन के हिसाब से बेच दिया। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है अनसोल्ड स्टॉक। देखिए पूरा सम सॉल्व नहीं करना इसमें, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है। लेकिन इस सम में अगर आप ध्यान से देखें तो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स जो है वो मैच नहीं करती, कुछ अलग से आपको दिखता है। देखिए क्या चीज अलग है वो देखिए पहले। मिस्टर राकेश ने कितने टन कोयला भेजा है? 2000 टन। ओके,
लेकिन मिस्टर दीपक को पूरा 2000 टन कोयला मिला है क्या? नहीं, मिस्टर दीपक को 10% लेस कोल मिला है। ओके, मतलब जितना भी मिस्टर राकेश ने भेजा था उसमें से 10% कम मिला है। तो मिस्टर दीपक को कितना मिला होगा कोल, बता पाओगे कोई? 1800 टन्स। करेक्ट, 10% कम कोल मिला है, 1800 टन का ही कोल मिला है। इस 1800 टन कोल में से मिस्टर दीपक ने 1500 टन कोल बेच दिया, तो कितना टन बचा होगा आपके पास? 300 टन। 300। ओके, ये तो 300 हो गया। अभी कल हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था, वैसे ही इसको भी कैलकुलेट करोगे क्या? ये 300 जो टन बचा है उसमें ये खर्चा ऐड कर लो और खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, पहले समय हमने जैसे क्लोजिंग स्टॉक निकाला था कल, सेम तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग के दौरान कुछ कोयले का नुकसान हुआ है। 2000 टन में से सिर्फ 1800 टन ही मिले हैं कंसाइनी को, तो जो 200 टन का नुकसान हुआ है वो नुकसान भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो आज हमारा सम है, आज हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं, 2 सम सॉल्व करेंगे, उसमें अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अगर कुछ होता है तो उसका अकाउंटिंग किस तरीके से आप कंसाइनमेंट में करते हो वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद कंप्लीट प्रॉब्लम कल सॉल्व करेंगे। आज नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग हम लोगों को सीखना है। तो देखिए नॉर्मल लॉस क्या होता है। देखिए पहले तो नॉर्मल लॉस पढ़ते हैं। When some goods are sent on consignment are lost on the way or in transit or damaged or stolen। देखिए जैसे अभी यहाँ पे कोयले की बात कर रहे हैं हम लोग, कोल। जनरली मुझे बताओ बेटा आप कि कोल आपने कहा कैसे ट्रांसपोर्ट होते देखा है? ट्रक में ट्रांसपोर्ट होता है क्या कोल? रेल से। करेक्ट, नहीं सर, रेलवे से। रेलवे से ट्रांसपोर्ट होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब रेलवे से कोल ट्रांसपोर्ट होता है तो बहुत सारी उसमें छोटी छोटी रस्तों पे गार्ड होता है ट्रेन में, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जगहों से चोरी होती रहती है। कुछ ना कुछ सामान, क्योंकि खुला कंटेनर होता है, कोल कभी कभी बहुत सारा कोल गिर जाता है ट्रेन में से, कुछ चोरी हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट जितना कोल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन में भरा गया था उतना पूरा के पूरा कोल कभी नहीं पहुंचता। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एक तो खराब हो जाती है, उसमें से कुछ चीजें खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ओके, नेचुरल कॉजेस की वजह से उनका कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ चोरी हो जाते हैं, पिलफरेज हो जाती है। तो ऐसे सब लॉसेस को ये नॉर्मल कहलाया जाता है। इसको हम लोग बहुत बड़ा नुकसान नहीं मानते। कोयले की जो कंपनीज भी होती है वो इनको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं मानती कि भाई ठीक है, अगर एक ट्रेन में हमने सपोज 10,000 टन कोल भेजा और उसमें से 50-100 टन कोयला अगर नुकसान भी हो गया, गिर भी गया, तो इट इज नॉट अ ह्यूज लॉस, 2-5% का लॉस है वो। लेकिन इसका अकाउंटिंग होना जरूरी है। इसे हम जो नॉर्मल लॉस है, इसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये कंपनी को भी पता है कि इतना नुकसान तो होने ही वाला है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल मतलब कंपनी को पता है कि अगर हम 10,000 टन ट्रांसफर करते हैं कोयला, 10,000 टन ट्रांसफर करते हैं तो 100 टन उसमें से खराब हो जाने वाला है या चोरी हो जाने वाला है। तो ये कंपनी को पता है, तो ये नॉर्मल लॉस है हमारे लिए। ओके, नॉर्मल लॉस का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ लॉस इज इंकर्ड ड्यू टू द प्रेजेंट नेचर ऑफ कमोडिटी एंड ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ कमोडिटी। जैसे कि पेट्रोल डीजल हो जाए, पेट्रोल को आप खुले कंटेनर में रखो, थोड़ी देर के बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको। खुला नहीं रखते इसके लिए कभी भी पेट्रोल को, केरोसिन को। तो क्यों? क्योंकि वो नेचर है उस कमोडिटी का कि उसमें से वो इवेपोरेट हो जाना है। तो ऐसे लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। इट इज एन अनअवॉइडेबल लॉस। ओके, इट इज एन अनअवॉइडेबल लॉस, इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री आप पास करते हो? देखिए, नो सेपरेट एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास फॉर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के लिए सेपरेट एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट द कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, जो बचा हुआ स्टॉक है, वो उसका कॉस्ट जो है वो आपको इन्फ्लेट कर देना है, प्रोपोर्शनेटली उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ा देना है। भाई जितना नुकसान हुआ है उसका नुकसान निकालने के लिए, वो नुकसान भरपाई करने के लिए जो आपके पास बचे हुए यूनिट्स है ना, उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा देना है, ताकि जो आपको नॉर्मल लॉस हो रहा है वो नॉर्मल लॉस का आप खर्चा निकाल सको। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है?
कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जो आपका अनसोल्ड स्टॉक रहेगा उसको आप कैसे क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जितने गुड्स आपने कंसाइनमेंट पे भेजे थे उसका कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कितना आपके पास अनसोल्ड बचा है वो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। ये फॉर्मूला लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। ये फॉर्मूला हमको अभी प्रॉब्लम नंबर 2 में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये फॉर्मूला आपको क्लियरली सॉल्व समझेगा। ओके, तो जल्दी से ये फॉर्मूला लिख लो। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ओके, आई होप सभी ने फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे। नाउ लेट अस सॉल्व। मिस्टर राकेश ऑफ मुंबई ने कितना टन कोल भेजा है, 2000 टन कोल भेजा है ऑन कंसाइनमेंट एट 300 पर टन। कंसाइनर का खर्चा कितना हुआ है, 10,000 रुपए का उनका खर्चा हुआ है और वेजेस 8,000 रुपए की हुई है। और कंसाइनी का टोटल खर्चा कितना हुआ है, कंसाइनी का टोटल खर्चा हुआ है 2000। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 बना लेना है। यहाँ पे आपको कोई अकाउंटिंग वगैरह नहीं करना, जस्ट नॉर्मल आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। तो आप किस तरह से बनाओगे, एक आप हेडिंग दे दोगे ऐसा। सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट ऑफ 2000 टन्स ऑफ कोल। ओके, सबसे पहले तो आप कॉस्ट ऑफ 2000 टन ऑफ कोल कैलकुलेट करोगे। भाई जो भी कोल है आपका 2000 टन का कोल है उसका कॉस्ट क्या है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इसका। देखो कितना टन कोयला भेजा गया था, 2000 टन। एक टन का कीमत कितना था, 300 रुपया। ओके, एक टन का कीमत कितना था, 300 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2000 टन्स ऑफ कोल। कैसे, कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 300। पहले हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं। ओके, तो कितना आता है, देखो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 300, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक 6 कैलकुलेट लाख। करना है अपने को। तो यहाँ पे कितना आता है, 6 लाख आएगा। देखो ओके, इस सम में हमको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। वी डोंट हैव टू मेक कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट वाला सम हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे, नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस समझने के बाद। ओके, अब ये तो हो गया कॉस्ट। अभी देखो कल का सम याद रखो, एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ने जो भी खर्चा उठाया है वो ऐड करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कंसाइनर का टोटल खर्चा कितना हुआ है, सम देखो और बताओ मुझे कंसाइनर का टोटल खर्चा कितना हुआ है। 18,000। 18,000, 10,000 कैरेज का और 8,000 वेजेस का, तो टोटल खर्चा कितना हो गया कंसाइनर का, 18,000, बिल्कुल बराबर है। अब कंसाइनी का टोटल खर्चा कितना हुआ है, 2,000। देखो कंसाइनी का हुआ टोटल खर्चा 2000, एक्सपेंसेस 2000, तो कंसाइनी के 2000, मतलब
टोटल कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट, खर्चा वर्चा मिला के, ठीक है, कीमत तो है ही 300 रुपया, लेकिन बाकी का जो खर्चा हुआ है वो मिला के टोटल कॉस्ट कितनी आती है आपकी, बताओ मुझे कितनी आ रही है? 6,20,000। टोटल कॉस्ट आ रही है 6,20,000। ओके, ये जो कॉस्ट है ना 6,20,000, ये पूरा जो मटेरियल है जो भेजा था हमने उसकी कॉस्ट आ रही है 6,20,000। लेकिन पूरा मटेरियल पहुंचा है क्या कंसाइनी तक? नहीं। हमने कितना भेजा था? 2,000 टन। मिला कितना? 1,800 टन। तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। देखो, यूनिट्स सेंट टू कंसाइनी 2,000। ओके, लॉस परसेंटेज कितना है? लॉस परसेंटेज है 10%। 2,000 का 10% कितना होता है? तो 200। मतलब मिस्टर दीपक को कितने यूनिट्स मिलेंगे? यूनिट्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। मिस्टर दीपक को कितने यूनिट्स मिले? मिस्टर दीपक को सिर्फ 1800 यूनिट मिले, सिर्फ 1800 यूनिट्स मिले। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कॉस्ट है 6,20,000 का कॉस्ट है, ये 2,000 यूनिट्स के लिए नहीं कैलकुलेट करना है। मिस्टर दीपक या कंसाइनी को कितना स्टॉक मिला है? 1800 ही मिला है। तो 1800 के लिए ही 1800 रुपए पर ही ये 6,20,000 को हम लोग एडजस्ट करेंगे। देखो नोट्स में क्या लिखा था, हमने क्या पढ़ा था कि नो सेपरेट एंट्रीज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड फॉर नॉर्मल लॉस, बट द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, ओके, गुड स्टॉक, जो अच्छा स्टॉक है आपके पास, इट इज इन्फ्लेटेड बाय द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स लॉस्ट। अभी अच्छा स्टॉक क्या है अपने पास? कितना बचा है अच्छा स्टॉक? 1800। तो ये जो 200 रुपए का क्या नुकसान हुआ ना अपने को ये स्टॉक के पीछे, वो अपने को इन 1800 रुपए में निकाल लेना है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना आता है? देखो बेटा, नॉर्मल अगर केस होता था, मतलब अगर कोई भी नुकसान नहीं होता था, तो आप अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते थे? कैलकुलेटर लीजिए, मैं बताता हूं। कल हमने जैसे कैलकुलेट किया वैसे ध्यान से देखिए। अगर कोई भी नुकसान नहीं होता था, पहले तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख देते। कितना स्टॉक बचा है अपने पास? बताओ मुझे कितना स्टॉक बचा है दीपक के पास आखिरी में बेचने के बाद? 1500 टन बेचने के बाद कितना स्टॉक बचा है? 300 टन। 300 टन बचा है। तो अगर आपका कोई भी नुकसान नहीं होता था और 300 टन आपके पास स्टॉक बचता था, कोई भी नुकसान नहीं होता था, तो हम क्या करते थे? 6,20,000 हमारा टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने थे? 2,000 थे, मल्टीप्लाइड बाय 300। सिंपल सिंपल 9,300 आपका जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल जाता था। ओके, लेकिन एक बार 6,20,000 डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाइड बाय, कुछ एक जीरो मेरा कम गिर गया था उसमें, 93,000 आपका कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आता था अगर कोई भी नॉर्मल वगैरह नहीं रहता था तो। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल लॉस हो रहा है, 200 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। अब वो जो 200 यूनिट्स का लॉस है वो अपने को बाकी यूनिट्स पे अब्सॉर्ब करना है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, 6,20,000 डिवाइडेड बाय 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 300। ओके, 6,20,000 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स मिले? 1800 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 300। ये कहाँ से लाया ये फॉर्मूला? ये यही फॉर्मूला है। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट कितना आया? 6,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। 2,000 में से 200 गए, 1800। ओके, तो ये वैसे ही लाया, 6,20,000 डिवाइडेड बाय 1,800 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 300। तो इसको हम सॉल्व करो। अभी कितना आता है? वैसे तो 93,000 आ रहा था, अभी कितना आता है देखो।
1,03,333 आता है। देखो आ रहा है क्या सभी का? जी सर आ रहा है। 1,03,333। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल सिंपल, ये एक्चुअली एडजस्टमेंट है जो आपको मेन सम में करनी होती है, लेकिन मैंने पहले आपको 2 सम्स में पहले एडजस्टमेंट ही पढ़ाई है, बाद में मेन सम सॉल्व करेंगे। एक साथ मेन सम्स के साथ सॉल्व किया तो बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें। नॉर्मल स्टॉक को क्या करना है समझ में आया? टोटल कॉस्ट जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकालना, और नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी को कितने यूनिट्स मिले हैं वो निकालना, और दोनों को डिवाइड करके क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, आपको टोटल क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,03,333। ओके, ये जो 300 यूनिट बचे हैं इसका कॉस्ट है 1,03,333। समझ में आया ये सभी को? किसी को कोई भी इसमें कंसेप्ट ऐसा कुछ पॉइंट जो नहीं समझ में आया होगा? सर आपने नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट किया या कैसे आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि भाई द लॉस ऑफ द स्टॉक विच इज ड्यू टू केयरलेसनेस और एबनॉर्मल रीजंस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। मतलब आपके खुद के केयरलेसनेस की वजह से अगर आपको नुकसान हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मली ये लॉस होता नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी, दोनों में से किसी का भी केयरलेसनेस हुआ है तो उसकी वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो हम कहेंगे इट इज एन एबनॉर्मल लॉस। ओके, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डिपेंड करेगा कि भाई नुकसान किसकी वजह से हुआ है। अगर कंसाइनर की तरफ से नुकसान हुआ है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर कंसाइनी की तरफ से नुकसान हुआ है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। पहले तो हम पढ़ेंगे लॉस इन ट्रांजिट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस इन ट्रांजिट? ट्रांजिट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर नुकसान होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, लॉस ऑफ स्टॉक अकर्ड बिफोर द गुड्स रीच द कंसाइनी वेयरहाउस। मतलब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे उसके पहले ही अगर नुकसान हो जाता है तो आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल आपने कोई, जैसे हमारा पिछला सम था, हमने मुंबई से किसी को साइकिल्स भेजी, या तो फिर ये हमारा जो ऊपर वाला ही सम था, मिस्टर राकेश ने 2000 टन ऑफ कोल भेजा, लेकिन रास्ते में वो जो ट्रक था या जिसमें भी जो भी व्हीकल था जिसमें ट्रैवल हो रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, और 2000 टन में से 1000 टन कोयला जो था, आधा कोयला जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया उसमें। तो ये क्या होगा? ये एबनॉर्मल लॉस होगा। ओके, आपने ये कंसिडर थोड़ी किया था कि ये नुकसान, आपका एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, मतलब ये क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया। और एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हुआ है। कंसाइनी के पास पहुंच गया था क्या सामान? नहीं। ओके, कंसाइनी के पास सामान पहुंचा नहीं था, रास्ते में नुकसान हुआ है। तो ऐसे केस में एबनॉर्मल लॉस का जो, टू गेट द शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंसेस आर एडेड। ओके, यहाँ पे कौन सा खर्चा ऐड करना है? सिर्फ कंसाइनर का खर्चा ऐड करना है, कंसाइनी का खर्चा ऐड करना नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसाइनी तक तो गुड्स ही नहीं पहुंचे थे। ओके, यहाँ पे देखो हमने पहले क्या किया था, नॉर्मल लॉस में क्या किया था? कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के खर्चे ऐड किए थे। लेकिन जब आप एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर रहे हो और कंसाइनी तक सामान पहुंचा ही नहीं है, ऐसे केस में आप एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कैलकुलेशन में नहीं कंसिडर करोगे एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते वक्त। ओके, सम सॉल्व करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा नुकसान, दूसरा टाइप का नुकसान क्या हो सकता है कि भाई कंसाइनी के पास पहुंच गए, कंसाइनी के गोडाउन में थे गुड्स और वहां पे नुकसान हुआ। फॉर एग्जांपल कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई,
और जो भी सामान आपने भेजा था वो सब जल के डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसे केसेस में कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के जो खर्चे हैं वो हम ऐड करेंगे लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पे। ओके, यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज भी दी है, लेकिन जर्नल एंट्रीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज बाद में हम लोग देखेंगे। डायरेक्टली हम लोग इलस्ट्रेशन पे आते हैं ताकि आपको ये सम जो है वो समझ में आए। इलस्ट्रेशन सॉल्व करते से ही आपको ये अबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा। भारत साइकिल्स ऑफ मुंबई सेंट 400 साइकिल्स, 400 साइकिल भेजी है 200 रुपए के हिसाब से चंद्रा एंड सन्स ऑफ उदयपुर भेजी है। कंसाइनी जो थे मतलब भारत साइकिल्स जो थे उन्होंने 1400 रुपीज का कैरेज और 600 रुपीज का इंश्योरेंस दिया है। ऑन द वे ड्यू टू ट्रक एक्सीडेंट 100 साइकिल्स आर फुल्ली डिस्ट्रॉयड। कितनी साइकिल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई? 400 में से 100 साइकिल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, एंड ओनली 1/4 ऑफ द परचेज प्राइस इज रिसीव्ड फ्रॉम देम। जो साइकिल डिस्ट्रॉय हुई उसमें से क्या पैसा वसूल पाया आप? सिर्फ 1/4 ही पैसा आप, 1/4 पैसा आप उसका वसूल पाए। देन चंद्रा एंड सन्स सोल्ड 240 cycles at the rate 250 per cycle and sent the demand draft after deducting, अभी चंद्रा एंड सन का खर्चा डिडक्ट किया है 1200 रुपए पर ऑक्ट्राय, 600 रुपीज फॉर सेल्स एक्सपेंसेस, 2400 as commission. Consignor got 12,500 from insurance. Calculate the value of abnormal loss and अनसोल्ड स्टॉक। अब दो सिनेरियोस दिए हैं यहाँ पे। अगर एबनॉर्मल लॉस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे होता है तब कैलकुलेट करो, अगर एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में होता है तब कैलकुलेट करो। एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी सम है। हेडिंग दे देते हैं हमारे, प्रॉब्लम नंबर 3। कोई इसमें फॉर्मेट नहीं है, ये वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट के जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट कॉलम, ये आपका रजिस्टर का जो बुक है उसमें कोई फॉर्मेट नहीं भी बनाया तो आपने चलेगा। इस सम को सॉल्व करने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लो कि पहले हम लोग क्वांटिटीज में देख लेते हैं, कितनी साइकिल भेजी गई थी, कितनी साइकिल्स का नुकसान हुआ, कितनी साइकिल्स पेंडिंग थी, कितनी साइकिल्स बेची। ओके, ये सब चीजें निकालते हैं। तो पहले तो साइकिल्स सेंट बाय कंसाइनी, ओरिजिनली कितनी साइकिल कंसाइनी ने भेजी? 400। ओके, करेक्ट, 400। ओरिजिनली कंसाइनी ने 400 साइकिल्स भेजी। ओके, abnormal loss of cycles, abnormal loss कितने साइकिल्स का हुआ या लॉस कितने साइकिल्स का हुआ? 100, करेक्ट। तो abnormal लॉस 100 का हुआ, ठीक है। ये जो साइकिल्स थी, these 100 cycles were sold for, कितने में बेची इन्होंने ये 100 साइकिल्स को? 1/4 of its sold price। 1/4 of their price, 1/4 of their price। तो इनका एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है? 1/4 ऑफ क्या दिया, देखो एक बार ध्यान से पढ़ो। 1/4 ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मतलब परचेज प्राइस क्या था? 200। 200 का 1/4 कितना आता है? 50 रुपीज। मतलब ये साइकिल्स बेच के आप कितना पैसा खड़ा कर पाए? 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना होता है? 5000।
नहीं, ₹5,000 करेक्ट, ₹5,000। ठीक है, अभी एबनॉर्मल लॉस काटने के बाद बैलेंस साइकिल कितनी थी आपके पास? बैलेंस साइकिल लेफ्ट कितनी थी? 300. करेक्ट, 300। बैलेंस साइकिल कितनी थी अपने पास? 300 थी। इसमें से कंसाइनी सोल्ड साइकिल्स, कितनी साइकिल्स कंसाइनी ने बेची? देखो एक मिनट, कंसाइनी ने कितनी साइकिल्स बेची? 240। करेक्ट, 240 साइकिल्स बेची। ओके, 240 साइकिल्स बेची, तो वो भी लिख दो 240। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ साइकिल्स इन यूनिट्स, ठीक है, अभी हमने चालू भी नहीं किया, सम सॉल्व करना है। यूनिट्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? कितना स्टॉक बचा अपने पास? 60 साइकिल बचा। ओके, ये सभी फिगर्स आपके पास आ गई। अब आप कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस करेंगे। ओके, आपको एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक दोनों निकालना है। देखो सब में क्या दिया है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड अनसोल्ड स्टॉक। ओके, एबनॉर्मल लॉस एंड अनसोल्ड स्टॉक हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ऐसा हेडिंग दे दिया हमने। ओके, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, ओरिजिनली कितनी साइकिल भेजी थी हमने? कॉस्ट ऑफ 400 साइकिल भेजी थी। ओके, कितनी साइकिल का नुकसान हुआ अपना? अबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ साइकिल्स लॉस्ट, 100 साइकिलों का नुकसान हुआ था ना अपना। तो ओरिजिनली एक हाँ सर। साइकिल की कीमत क्या थी? एक साइकिल की कीमत 200 रुपया थी। देखो सब में दिया ना, एक साइकिल की कीमत 200 रुपया थी। एबनॉर्मल लॉस, कितना नुकसान हुआ है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब टोटल आपकी साइकिल का कितना नुकसान हुआ? 20,000 रुपीज की आपका साइकिल का कीमत थी। जो 100 साइकिल डिस्ट्रॉय हुई उसकी कीमत कितनी थी? 20,000 थी। अब देखो सब में क्या दिया है? एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते वक्त, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते वक्त proportionate share of consigners expenses are added in the closing stock। मतलब कंसाइनर का जो खर्चा हुआ है वो आप ऐड करोगे। ओके, और कंसाइनी का भी ऐड करोगे। क्या कंसाइनी का कब करोगे? जब नुकसान कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है तब कंसाइनर और कंसाइनी दोनों का खर्चा ऐड करोगे। नुकसान अगर ट्रैवलिंग के टाइम पे हुआ है तो सिर्फ जो कंसाइनर है उसी का खर्चा ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आप थोड़ी देर के लिए ये इग्नोर करो, बी पॉइंट इग्नोर कर दो। ओके, हम पहला पॉइंट कर रहे हैं, इफ एबनॉर्मल लॉस अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ गुड, तो किसका किसका खर्चा कंसीडर करोगे? कंसाइनर का, कंसाइनी का, या दोनों का? कंसाइनर। यस, सिर्फ कंसाइनर का खर्चा कंसीडर करेंगे क्योंकि नुकसान कहाँ हुआ है? कंसाइनी से नहीं हुआ है, कंसाइनर के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हुआ है, तो सिर्फ कंसाइनर का खर्चा कंसीडर करोगे। तो कंसाइनर का खर्चा कितना हो रहा है? देखो 1400 कैरेज का, 600 रुपया इंश्योरेंस का, मतलब टोटल कितना खर्चा हो रहा है? 2000. 2000। ओके, टोटल खर्चा हो रहा है 2000। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ साइकिल्स, टोटल खर्चा तो 2000 का है, लेकिन ये 2000 का खर्चा 400 साइकिल्स के लिए है, तो 100 साइकिल के लिए कितना? 500. करेक्ट, 100 साइकिल्स के लिए 500। तो टोटल कॉस्ट ऑफ साइकिल्स डिस्ट्रॉयड, टोटल कॉस्ट ऑफ साइकिल्स डिस्ट्रॉयड 20,500। टोटल कॉस्ट ऑफ साइकिल डिस्ट्रॉयड 20,500। अभी ये 20,500 पूरे के पूरे डूब गए क्या? कि कुछ मिला इसमें से अपने को? इसको बेच के कुछ मिला क्या? इसके साइकिल का भंगार बेच के कुछ मिला क्या अपने को? स्क्रैप का बेच के कुछ मिला है? 5000. 5,000 मिला है। देखो ऊपर हमने किया है, these cycles were sold for 5,000। ओके,
तो लेस अमाउंट रिकवर्ड, कितना अमाउंट रिकवर हुआ है ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 5000। ओके, अच्छा ठीक है, 5000 तो रिकवर हो गया। ओके, नेक्स्ट, सब में देखो इंश्योरेंस करवाया था तो कुछ इंश्योरेंस मिला है क्या? जो नुकसान हुआ है उसका कुछ इंश्योरेंस मिला है क्या? Yes, 12,500. देखो 12,500 का इंश्योरेंस मिला है, तो इंश्योरेंस मिला है ना अपने को, तो लेस इंश्योरेंस रिसीव्ड माइनस 12,500, मतलब आपका एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ? 20,500 में से 5,000 तो आपको सामान बेच के मिल गए, स्क्रैप बेच के, 12,500 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, तो आपका एक्चुअल 3,000. एबनॉर्मल लॉस, 3,000. करेक्ट, 3,000। ओके, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट हो गया। अभी हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। टाइम कम बचा है, पहले अटेंडेंस सर्कुलेट कर लेते हैं, बाकी का लगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, वी विल कैलकुलेट दी। Sir?